तो कैसे हो आप सभी लोग। वापस से स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज के टाइम में सबसे करंटली एनिमे चल रहा है सोलो लेवलिंग, और सोलो लेवलिंग का मेन प्रोटैगनिस्ट सन जिनवू के बारे में बहुत लोगों को डाउट है कि कैसे एक मेन कैरेक्टर जो कि पहले बहुत ज्यादा वीक था वो अचानक से सिर्फ कुछ गेम खेलने की वजह से इतना पावरफुल बनते जा रहा है। पर बात उतनी सी नहीं है। मांगा रीडर्स को पता है कि सन जिनवू बिल्कुल गॉड लेवल बन जाएगा आगे चलकर, और जो भी स्टार्टिंग के मांगा रीडर्स हैं और जो भी देख भी रहे हैं उनको अभी तक डाउट है कि सिर्फ गेम खेलने की वजह से इतना पावरफुल कैसे बन रहा है। तो मैं पहले ही बता दूं, वो गेम की वजह से नहीं हो रहा है बल्कि उसके पीछे कोई और वजह है। अब कुछ लोग बोलेंगे इसमें कि वो जो स्टैचूज थे डंजियन में उनकी वजह से सन जिनवू को इतनी पावर्स मिल रही हैं। तो ये चीज थोड़ी बहुत सच हो सकती है, बट ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पूरे सोलो लेवलिंग वर्स में सबसे पावरफुल मोनार्क रूलर एक ही है और उसका नाम है एशबॉर्न। अब ये एशबॉर्न है कौन और ये कितना ज्यादा पावरफुल है, तो इसे एक वीडियो में मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मोनार्क के बारे में बताऊंगा और साथ में वो कैसे कनेक्ट करता है सन जिनवू से उसके बारे में मैं पूरा डिटेल दूंगा। तो चलो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ कि एशबॉर्न है कौन। तो मैं पहले ही बता दूं, पूरे सोलो लेवलिंग वर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मोनार्क्स एशबॉर्न ही है। अब ये तब क्रिएट हुआ था जब धरती बिल्कुल एग्जिस्टेंस में भी पूरी तरीके से नहीं आया था। मतलब कि जो उस डंजन में एक बड़ी सी मूर्ति थी जिसको हम एब्सोल्यूट बीइंग बोलते हैं, उसी स्टैचू यानी कि एब्सोल्यूट बीइंग को सोलो लेवलिंग वर्स का गॉड बोला जाता है। बट अभी तक हम समझ चुके हैं कि वो स्टैचू गॉड था और वो सबसे पावरफुल है। तो फिर ये कहानी तब स्टार्ट होती है जब धरती एग्जिस्टेंस में भी नहीं आया था, तब एब्सोल्यूट बीइंग पूरे वर्ल्ड में अकेले थे। तब एब्सोल्यूट बीइंग ने कुछ फ्रेगमेंट्स को दो हिस्सों में तोड़ दिया। अब उस एक फ्रेगमेंट के दो टुकड़े किए गए, एक फ्रेगमेंट बना लाइट का और एक फ्रेगमेंट बना डार्क का, और दोनों ही लाइट्स के अंदर एब्सोल्यूट बीइंग की पावर्स थी। अब लाइट वाले आगे चलकर इवॉल्व होकर बने एंजल्स और डार्क वाले इवॉल्व होकर बने मोनार्क। अब हर कहानी में कॉन्फ्लिक्ट होता है लाइट वर्सेस डार्क, यानी कि अच्छाई वर्सेस बुराई वाली कहानी है। पर इस कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट इधर आता है। तो अभी तक ये जो कहानी चल रही थी इसमें धरती अभी तक एग्जिस्टेंस में नहीं आया था। अभी तक सिर्फ कहानी में एब्सोल्यूट बीइंग और उसके दो एलिमेंटल स्टार यानी कि एक तरफ थे रूलर्स जिनको एंजल कहा जाता था और एक तरफ थे मोनार्क यानी कि डार्क आर्मी। लेकिन जो रूलर्स यानी कि एंजल्स को एब्सोल्यूट बीइंग का बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें लग रहा था कि ये किसी काम के नहीं है और उनके अकॉर्डिंग ग्रोथ के लिए एक नए रूलर की जरूरत है। उसके बाद सारे एंजल्स ने मिलकर एब्सोल्यूट बीइंग के खिलाफ विद्रोह कर दिया। एंजल्स का सिर्फ एक ही मिशन था कि एब्सोल्यूट बीइंग को गद्दी से हटाकर उनकी जगह उनको बैठा दिया जाए, ताकि जो मेन ऑर्डर्स हैं एंड जो मेन पर्पसेस है वो जल्दी से जल्दी फुलफिल हो सके। मतलब कि एंजल्स उससे लड़ाई कर रहे हैं जो खुद उनका क्रिएटर है। वाह। और किसी भी तरीके से एब्सोल्यूट बीइंग को उनकी गद्दी से हटाया गया। लेकिन उसके बाद कुछ एक ऐसी चीज हुई जिसकी वजह से एशबॉर्न का क्रिएशन हो पाया। अब मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि उस फ्रेगमेंट में से जो दो टुकड़े हुए थे लाइट एंड डार्क, दोनों में ही एब्सोल्यूट बीइंग की पावर्स थी। और उस विद्रोह के बाद एब्सोल्यूट बीइंग ने बनाया था एशबॉर्न को। एशबॉर्न को कहा जाता था द किंग ऑफ डेथ, मतलब कि इसके अंदर एक पॉइंट पर बिल्कुल एब्सोल्यूट बीइंग जितनी पावर थी। अब एशबॉर्न स्टार्टिंग से अपने क्रिएटर यानी कि एब्सोल्यूट बीइंग के लिए वफादार था, और इवन जो उस विद्रोह में भी वो मोनार्क की साइड पर ही था। उसके बाद एशबॉर्न ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके शैडो आर्मी यूज करी और मोनार्क को अपनी साइड पे करके युद्ध को शुरू कर दिया। अब एक तरफ जहाँ पे एंजल्स यानी कि रूलर्स थे और दूसरी तरफ थे पूरी मोनार्क आर्मी, और मोनार्क को लीड करा था एशबॉर्न खुद, और एशबॉर्न ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके एक पूरी शैडो आर्मी को खड़ा कर दिया था। अभी जब लड़ाई स्टार्ट हुई तो बहुत खून खराब हुआ, बहुत लोग मारे गए इसमें, पर एशबॉर्न ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके बता दिया कि असली बाप है कौन। अब लड़ाई की स्टार्टिंग में एंजल्स ने मोनार्क के सबसे पावरफुल वॉरियर लीगिया को अपने अंडर कैप्चर कर लिया था, और फिर उसके बाद एशबॉर्न को भी पता चल गया था कि अगर वो लड़ाई ये हार गया तो उसके बाद उसको हमेशा के लिए जाना पड़ेगा यहाँ से। लेकिन फिर उसके बाद एशबॉर्न ने अपनी पावर को बिल्कुल फुल मोड पे करके किसी भी तरीके से एंजल्स को हरा दिया। एशबॉर्न के अंदर इतना गुस्सा भरा हुआ था कि वो एंजल्स को मिटा ही देता पूरी तरीके से, पर एंजल्स ने उससे माफी मांगी और बोला कि हमें एक और मौका चाहिए। अब एशबॉर्न एक भी नहीं सुनने वाला था, बट जो बाकी के मोनार्क वॉरियर्स थे उन्होंने बोला कि इनको एक मौका देना चाहिए। इसके बाद किसी भी तरीके से एशबॉर्न ने उनको माफ कर दिया और बोला कि तुम्हें यहाँ पर अब वापस नहीं आना है। उसके बाद एंजल्स आगे चलकर रूलर्स कहलाए और रूलर्स ने फिर उसके बाद अपना अलग एरिया बनाया। लेकिन इस पॉइंट तक अभी तक एशबॉर्न का गुस्सा शांत नहीं हुआ था, क्योंकि उसके एब्सोल्यूट बीइंग की बेइज्जती भी हुई थी और एशबॉर्न को पता था कि उसको वापस से बदला लेना होगा। उसके बाद लड़ाई तो खत्म हो गई थी, बट एशबॉर्न के अंदर जो वो नफरत थी वो कभी नहीं जा पाया। सदियां बीत गई, टाइम बीत गया, हजारों साल बीत गए, बट एशबॉर्न अभी भी सही टाइम का वेट कर रहा था, क्योंकि एशबॉर्न को स्टार्टिंग से पता था कि उसको एक और बार युद्ध करना होगा रूलर्स के खिलाफ, और इस बार वाली लड़ाई में वो रूलर्स को पूरी तरीके से मिटा देगा। अब कई टाइम बीत गया, उसके बाद धरती पूरी तरीके से एग्जिस्टेंस में आया। एशबॉर्न समझ गया था कि अगर उसे रूलर्स से वापस बदला लेना है तो उसको एक वेसल की जरूरत होगा, पर वो वेसल मिल पाना इतना आसान बात भी नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ मेन प्रॉब्लम्स हैं। अब कोई मामूली इंसान भले वो कितना भी ट्रेंड हो, भले आज के टाइम का कितना भी पावरफुल एस रैंक हंटर ही क्यों ना हो, वो एक एशबॉर्न जैसे जो बिल्कुल एक एब्सोल्यूट बीइंग जितने पावरफुल है उसकी पावर्स को नहीं कंट्रोल कर सकता है। ये चीज कभी पॉसिबल भी नहीं हो सकती थी कि एक मामूली सा इंसान एशबॉर्न की पावर्स को होल्ड कर सके, क्योंकि इन पावर्स में बेमिसाल ताकत है। इवन इसको किंग ऑफ डेथ भी कहा जाता है। अब हम सभी को पता है कि सोलो लेवलिंग में हर जगह कहीं ना कहीं पोर्टल्स खुल जाते हैं और उनमें से मॉन्स्टर्स बाहर आते हैं। तो उन पोर्टल्स को बनाने का आइडिया और खोलने का आइडिया रूलर्स का था, क्योंकि वो भी चाहते थे कि जो अगला युद्ध हो उसमें भी उनके कुछ वॉरियर्स तैयार होकर लड़ाई करे उनके साथ। और मोनार्क ने भी अपना तरीके से सोच रखा था कि उसको एक वेसल चाहिए, यानी कि एशबॉर्न स्टार्टिंग से चाहता था कि
उसका वेसल उसी की तरह हो। पर बहुत टाइम बीत गया और उसके बाद ऐशबॉर्न को अपना वेसल कहीं नहीं मिला। फिर उसके बाद ऐशबॉर्न ने आर्किटेक्चर को बुलाया। आर्किटेक्चर से उसने डील करी कि अगर तुम किसी भी तरीके से मेरी पावर को किसी इंसान के अंदर फिट कर पाओ तो मैं तुम्हें एक स्पेशल पावर दूंगा। अब आर्किटेक्चर को ये डील इतनी बुरी नहीं लगी थी, उसने सोचा था कि मेरा क्या ही जाएगा। आर्किटेक्चर ने मेहनत करके एक बिल्कुल एक स्पेशल डिजाइन बनाया और उसी डिजाइन को आज के टाइम में सन जिनवू एक गेम की तरह खेलता है। अब इस गेम को जब बनाया गया था आर्किटेक्चर ने, तो उसने पहले ही सोच रखा था कि जो ऐशबॉर्न की पावर है, जो खुद एक गॉड लेवल बीइंग है, उसकी पावर्स को एक एक करके सेट किया जाएगा। मतलब कि किस लेवल पे कितनी पावर्स मिलेंगी और कितनी पावर उसके अंदर से जाएंगी। इवन वो इंसान कितनी मेहनत करेगा तब उसको वो पावर संभालने लायक होगा, वो भी उसमें बता रखा था। मतलब ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि तुम्हें एक बार पावर्स मिल गई उसका तुम बिल्कुल एंजॉय कर सकते हो। अगर तुमने थोड़ी सी भी गलती करी तो तुम खुद मर सकते हो। इसीलिए सन जिनवू का होता है लेवल अप। लेवल अप भी इवन आर्किटेक्चर ने सेट कर रखा है कि कितने लेवल पे कितनी पावर्स मिलेंगी। अब एक तरफ जहाँ पे रूलर्स भी अपनी पावर और अपनी आर्मी को बढ़ा रहे थे, वहीं पर दूसरी तरफ ऐशबॉर्न को भी अपना ह्यूमन वेसल मिल गया था सन जिनवू। पर अब यहाँ पर कुछ लोगों को सवाल होगा दिमाग में कि सन जिनवू को पहले से सिलेक्ट किया गया था कि किस प्रकार से ऐशबॉर्न ने उसको सिलेक्ट किया। अब मैं यहाँ पर सच बताऊंगा तो वो चीज पहले से सिलेक्टेड नहीं था। अब यहाँ पर एक और सवाल आता है कि एब्सोल्यूट बीइंग की मूर्ति ने सबको मार दिया बट सन जिनवू को क्यों छोड़ा। सन जिनवू उससे पहले एक सिलेक्टेड कैंडिडेट नहीं था, बट उसके बाद वो सेलेक्ट हो गया था और उसको सेलेक्ट खुद ऐशबॉर्न ने किया था। पर हमारा तीसरा सवाल ये होना चाहिए कि ऐशबॉर्न ने क्यों सेलेक्ट किया सन जिनवू को। अब वो देखा जाए तो उससे भी पावरफुल हंटर्स हैं दुनिया में, उनको कर सकता था। अब अगर एक ओल्ड एंड पावरफुल हंटर लेना है तो गोगन ही बेस्ट है। और भी पावरफुल एस रैंक एंड गॉड लेवल जितने हंटर्स एग्जिस्ट करते हैं, पर उन सभी में से बहुत ही कम, रियरली किसी 1% हंटर को पता होगा कि एक्चुअली में ऐशबॉर्न जैसा कोई पावरफुल बीइंग एग्जिस्ट करता है। अब सन जिनवू ने अपने आप को हर जगह प्रूफ किया था उस गुफा में कि क्यों वो उस काबिल है। सन जिनवू स्टार्टिंग में भले ही बहुत वीक था, पर वो अपने दोस्तों के लिए हमेशा स्टैंड लेता था और हमेशा अपने दिमाग से काम करता था। इवन उस गुफा का कैसा मैनुअल है, कैसे काम करना है, वो भी सन जिनवू ने ही सबको डायरेक्ट किया था। ऐशबॉर्न ने जब सन जिनवू को देखा कि वो बिल्कुल सेल्फलेस, अपने आप को मारने तक को तैयार है, तो उसके बाद उसने उसको सेलेक्ट करना ही पड़ा। अब खुद ऐशबॉर्न को किंग ऑफ डेथ कहा जाता है और यहाँ पर एक नॉर्मल इंसान जो बिल्कुल मरने की कगार पे आ चुका है, बट वो स्टिल अपने दोस्तों को बचाकर खुद उस गुफा में कैद होने को तक को तैयार था। इसी वजह से सन जिनवू को सेलेक्ट किया था खुद ऐशबॉर्न ने। अब सन जिनवू जब उस गेम में पहुंचा था तो पूरे तरीके से गेम सेट किया गया था आर्किटेक्चर ने। किस लेवल पे कितनी पावर्स मिलेंगी और किस तरीके से पावर मिलेंगी, वो सब कुछ डिजाइन पहले से था। मांगा रीडर्स को पहले से पता है कि जब सन जिनवू लेवल 100 को टच करेगा तो उसके साथ क्या होगा और उसके पास कितनी पावर्स आएंगी। बट यहाँ पर मैं पहले ही बोल रहा हूँ, नो स्पॉयलर्स। पर जब मांगा में फाइनली सन जिनवू अपनी सारी पावर्स को अचीव कर लेता है, तब आर्किटेक्ट उसको डबल डंजन में बुलाता है ताकि उसको ऐशबॉर्न से मिला सके। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐशबॉर्न को अपने खुद के ह्यूमन वेसल को कंट्रोल करना था। बट यहाँ पर आता है एक मेजर ट्विस्ट। ऐशबॉर्न का स्टार्टिंग से प्लान था कि वो अपने ह्यूमन वेसल को कंट्रोल कर सके और जो भी उसका ह्यूमन वेसल बनेगा वो हमेशा उसकी गुलामी करेगा। पर ऐशबॉर्न सन जिनवू से इतना ज्यादा इंप्रेस हो जाता है कि वो उसको एक ह्यूमन वेसल की जगह अपना ह्यूमन सक्सेसर बुलाने लग जाता है और उसके बाद वो अपनी पावर को उसको सौंप कर और हमेशा के लिए आर्किटेक्ट को उसी गेम के अंदर सील कर देता है। और इस मूवमेंट पर आर्किटेक्ट के साथ हो चुका है मोए मोए। अब उसके बाद सन जिनवू जब पूरी तरीके से ऐशबॉर्न की पावर्स को ले लेता है, तब उसके बाद स्टार्ट होता है मोनार्क वॉर आर्क। अब इस लड़ाई में धीरे धीरे करके सब मारे जा रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद सन जिनवू को एक अलग रियलिटी में कैद कर दिया जाता है। अब उस दुनिया में सन जिनवू को सिर्फ दो ही ऑप्शन होते हैं। पहला, या तो उस दुनिया में हमेशा खुशी खुशी रह सकता है, वरना फिर उसका कोई ऑप्शन नहीं होता कि उस दुनिया से बाहर जा पाए। बट सन जिनवू अपनी पूरी डार्क पावर्स को बाहर निकालता है और उस पूरे डायमेंशन को तोड़ देता है एक ही झटके में। और फाइनली ऐशबॉर्न का जो परफेक्ट ह्यूमन वेसल का सपना था वो पूरा हो गया। अब देखा जाए तो जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मतलब जो आज से करोड़ों साल पहले हुआ था एंजल्स वर्सेस मोनार्क के बीच में लड़ाई, और आज करोड़ों साल बाद भी सेम वही चीज हो रही है, मोनार्क वर्सेस एंजल्स के बीच में लड़ाई। बस फर्क इतना है कि इस बार इस मेन लड़ाई में ऐशबॉर्न की जगह सन जिनवू लड़ रहा है। अब ये बात नहीं कि ऐशबॉर्न लड़ नहीं सकता, बट वो देखना चाहता था कि उसकी जगह कोई और ले सकता है इस दुनिया में, और ऐसा हुआ भी। स्टार्टिंग से उसका प्लान था कि वो ह्यूमन वेसल को यूज करके फेंक देगा, बट जब उसने सन जिनवू को देखा और जाना सही से, तब उसने उससे एक वेसल की जगह सक्सेसर बुलाने लग गया। ऐशबॉर्न भी समझ गया था कि इस इमॉर्टैलिटी भरी लाइफ से उसका सक्सेसर फाइनली मिल चुका है। तो बस फिर आज के लिए इतना ही काफी है। मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे ऐशबॉर्न पैदा हुआ, लड़ाई, वॉर, हिस्ट्री, सब कुछ। तो अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। अब मैं चला थोड़ा आराम करने। टेक केयर एंड गुड बाय।